नमस्कार। जीपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आप पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जो पहले के वीडियो लेक्चर हैं उसमें आप जान चुके हैं कि भौतिक जगत फिजिकल वर्ड क्या होता है, किसी भी राशि का मात्रक यूनिट क्या होता है, किसी भी राशि की डायमेंशन क्या होती है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मापन को लेके या मेज़रमेंट को लेके। मेज़रमेंट भी हम देख चुके हैं। आज हमें देखना होगा मेज़रमेंट है जो आपका एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है, उसके अंदर त्रुटियाँ, उसके अंदर एरर किस प्रकार से आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर को मापन में त्रुटि टॉपिक के साथ। एरर इन मेजरमेंट। किसी भी भौतिक राशि के मेजर्ड वैल्यू या फिर कहें ऑब्जर्व वैल्यू, प्रेक्षित मान तथा उसका वास्तविक मान का जो अंतर है वो ही उसके मापन में त्रुटि है। कोई राशि a है जिसकी वैल्यू 10 है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू 10 है, पर हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी ऑब्जर्व्ड या कहें मेजर्ड वैल्यू आई 11। आनी चाहिए 10, आई है 11, तो जो ये अंतर है दोनों का 11 माइनस 10 एक का, वो एक इसके अंदर इसके मापन में, इसके मेजरमेंट में है त्रुटि, उसके मापन में है एरर। अब मापन में त्रुटि के लिए कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है? दो चीज़ें जिम्मेदार हो सकती है। एक तो ये कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो एक्सपेरिमेंट जिम्मेदार हो सकता है कि वो सही से उसमें वायर वगैरह कनेक्ट थे क्या, हर चीज़ अच्छे से जुड़ी हुई थी क्या। तो वो एपरेटस पे भी डिपेंड करता है कि वो खुद सही था या नहीं, तो एपरेटस पे डिपेंड करता है। दूसरा है एक्सपेरिमेंट करने वाले पे कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने किस तरीके से उसे किया है। तो दो चीज़ों की वजह से एरर आ सकती है, हमारे करने की तरीके की वजह से और एपरेटस की वजह से। इस प्रकार एक उपकरण व प्रेक्षक के कारण, उपकरण यानी एपरेटस, प्रेक्षक यानी हम जो कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट को, इन दोनों के कारण जो वैल्यू a है जो 10 आनी चाहिए उसके मापन में अनिश्चितता आ रही है। कभी a की वैल्यू 9 आ रही है, कभी a की वैल्यू 11 आ रही है। तो जो अनिश्चितता इस a की वैल्यू में आ रही है उसे ही a के अंदर त्रुटि है, उसे ही a के अंदर एरर कहा जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारी जो त्रुटि है या फिर कहें एरर है वो कम आए। तो दो चीज़ों की वजह से एरर आ रही थी, उन दोनों को कम कर दो। पहला, एपरेटस सही नहीं था तो अच्छा एपरेटस यूज़ करो, सुघराई उपकरण का यूज करो। दूसरा क्या था, हमारे एक्सपेरिमेंट करने के तरीके पे डिपेंड कर रहा था, तो हमारे खुद के जो व्यक्तिगत प्रभाव है, हमारा जो करने का तरीका है उसको सही करेंगे, उसकी वजह से एरर कम आएगी। तो अच्छा सुघराई उपकरण यूज करके और हमारे तरीके को सही करके हम जो एरर है उसको कम कर सकते हैं। दो की वजह से दो कमियों की वजह से एरर आ रही थी, दोनों कमियों को दूर किया। एक क्या कर सकते हैं, हम एक ही काफ़ी सारी वैल्यू मापेंगे, मेजरमेंट लेंगे काफ़ी सारे। कभी 9 आएगी ए की वैल्यू, कभी 11, कभी 8, कभी 12 है, खूब सारी वैल्यू आ गई ए की। फिर इन सभी ए की वैल्यू का आप ले लोगे माध्य या ले लोगे मीन। तो अब जो मीन लोगे उसके अंदर भी आप अपने जो व्यक्तिगत त्रुटि हैं उनको आप कम कर सकते हो। ठीक है, त्रुटि आपको समझ में आ गई कि किसी ए की वैल्यू आनी चाहिए 10, पर हमने एक्सपेरिमेंट किया तो आई वैल्यू 9। तो ये जो डिफरेंस है 10 और 9 के बीच में वो हो गई इसकी त्रुटि, वो हो गई उसकी एरर। वजह है दो, हमारे करने का तरीका और दूसरा एपरेटस। तो इस कमी को दूर करेंगे तो एरर कम हो जाएगी, यानी हम अपने करने के तरीके को सुधारेंगे और अच्छा सुग्राही उपकरण लेंगे तो हमारी एरर कम आएगी। मैथमेटिकली कैसे कर सकते हैं, एक ही खूब सारी रीडिंग ले लो, सभी रीडिंग की मीन ले लो तो त्रुटि को कम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं त्रुटियों के वर्गीकरण को, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। त्रुटि को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। बात करते हैं क्रमबद्ध त्रुटि की या सिस्टमेटिक एरर की। वे त्रुटियां जिनका कारण हमें पता होता है तथा जो एक ही दिशा में अग्रसर होती हैं वो सिस्टमेटिक एरर कहलाती है। यानी इस प्रकार की त्रुटि या तो धनात्मक होती है या फिर ऋणात्मक होती है। क्रमबद्ध त्रुटियां निम्न कारणों से उत्पन्न होती है।
यंत्रों के कारण और व्यक्तिगत त्रुटि। तीसरी है पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण त्रुटि। तो सिस्टमेटिक या क्रमबद्ध त्रुटि क्या है? वे त्रुटि जिनका आने का कारण हमें पता है, जो एक ही दिशा में अग्रसर होती हैं, वो क्रमबद्ध या सिस्टमेटिक त्रुटि होती है। एक ही दिशा में होगी, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। अब क्रमबद्ध त्रुटियां किन कारणों से उत्पन्न हो रही है? यंत्रों के कारणों से, या फिर व्यक्तिगत वजह से, या फिर पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण त्रुटि। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो त्रुटि का क्रमबद्ध जो त्रुटि है उसका जो पहली वजह थी यंत्रों के कारण त्रुटि को। ये त्रुटियां यंत्रों के निर्माण में जो दोष होते हैं उनके कारण उत्पन्न होती है। जैसे हम बात करें किसी भी स्केल के कैलिब्रेशन में त्रुटि हो, शून्यांक की त्रुटि हो, तो स्केल में क्या क्या की त्रुटि हो सकती है? कैलिब्रेशन की, शून्यांक की। तो ये क्या होता है, उस एपरेटस को बनाते समय ही उसमें हम एरर दे देते हैं। तो ये हो गई यंत्रों के कारण क्रमबद्ध त्रुटि, यंत्रों के कारण क्रमबद्ध त्रुटि। किसी उपकरण के द्वारा मापित मान उसके अल्पतमांक तक ही परिशुद्ध होते हैं, शुद्ध होते हैं। इसलिए अल्पतमांक को हम जितना कम करते हैं, मापन की परिशुद्धता उतनी ही बढ़ती जाती है। जैसे आपने इससे पहले पढ़े हैं वर्नियर कैलिपर्स को और स्क्रू गेज को। तो हम बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो जो वर्नियर कैलिपर है वह आपके मीटर स्केल की बजाय अधिक परिशुद्ध मान को देता है। इस प्रकार सुगहराई और उच्च गुणवत्ता के उपकरणों का यूज करके इस प्रकार की जो सिस्टमेटिक एरर है जो कि यंत्रों के कारण उत्पन्न हो रही है उसे कम किया जा सकता है। सिस्टमेटिक एरर क्या थी जिसका रीज़न हमें पता हो? रीज़न क्या है कि एपरेटस के कारण है। एपरेटस के कारण एरर आ रही है, ये हमें पहले से पता है। तो कम कैसे करेंगे? एपरेटस को अच्छा ले लो, एपरेटस को सुगहराई ले लो। दूसरा है कि क्यों आ रही है एरर? हमें पता है कि हमारी खुद की वजह से आ रही है, हमारी व्यक्तिगत त्रुटि आ रही है। तो इसे देखते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला प्रेक्षक है उसकी लापरवाही की वजह से या फिर कहें उसकी अनुभवहीनता के कारण मापन में व्यक्तिगत त्रुटि उत्पन्न होती है। प्रेक्षण लेने से पहले उपकरण का उचित समंजन न करना, या फिर उसकी शून्यांक त्रुटि को न देखना, या बिना आवश्यक सावधानी बरते एक्सपेरिमेंट करते रहना तथा त्रुटियों के स्रोत की तरफ ध्यान भी न देना, ये सब व्यक्तिगत त्रुटि के कारण होते हैं। लंबन से उत्पन्न जो त्रुटि है वो भी व्यक्तिगत त्रुटि है। एक्सपेरिमेंट करने वाला जो प्रेक्षक है वो अपनी मानसिक एकाग्रता और ध्यानपूर्वक प्रेक्षण लेकर व्यक्तिगत त्रुटियों को एक सीमा तक कम कर सकता है। हमारी जो सिस्टमेटिक एरर है हमें पता है कि हमारी खुद की वजह से आ रही है। क्यों आ रही है? कि हमने सही से एपरेटस जोड़े नहीं है, हमें जिन जिन बातों की सावधानी रखनी चाहिए थी हमने उनका ध्यान नहीं रखा है, देखा नहीं था कि हमारा कोई भी स्केल है वो 0 पे सेट था या नहीं, इन सब बातों पे हमने ध्यान नहीं दिया था, इसकी वजह से कुछ त्रुटि एरर आ गई। तो ये किसकी वजह से आ रही है? हमारी वजह से। तो ये हो गई व्यक्तिगत त्रुटि या फिर कहें पर्सनल एरर। इसको कैसे कम कर सकते हैं? कि हमें एकदम मानसिक एकाग्रता के साथ ध्यानपूर्वक पूरी सावधानी के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ऐसा हम करेंगे तो एक सीमा तक इसको भी हम कम कर सकते हैं। जैसे हम वेइंग मशीन है, वजन नापने की मशीन है, तो वजन नापने की मशीन में हमने देखा नहीं कि हमारी जो मशीन की जो सुई है वो 0 पे सेट थी या नहीं, वो 5 kg पे सेट है, ठीक है। फिर हमने वजन नापा, वजन आया 55, तो रियल में वो वजन 50 है पर वो आ रहा 55 है। क्यों? क्योंकि वो सुई है वो 0 पे सेट नहीं थी, वो पहले से 5 kg पे सेट थी, इस वजह से वो 50 किलो का जो वजन है वो 55 शो कर रहा है। तो इसको हम कैसे कम करेंगे? या फिर इसमें इस वजह से भी आ सकती है कि हमने ठीक से खड़े नहीं हुए उस पर, इस वजह से भी, और भी जो सावधानी हमें वजन नापने में रखनी चाहिए थी वो हमने नहीं रखी, तो इसकी वजह से भी हमारा जो एक्चुअल वजन जो 50 kg आना चाहिए था वो 55 kg आ रहा है। तो इसको हम कैसे कम करेंगे? तो सबसे पहले हम शून्यांक देखेंगे मशीन का, मतलब उसकी सुई 0 पे है या नहीं, और बाकी सभी सावधानियों को रखेंगे तो हम अपनी जो ये एरर है जो हमारी वजह से आ रही है, हमारी व्यक्तिगत एरर है, पर्सनल एरर है, उसको कम कर सकते हैं। तीसरी सिस्टमेटिक एरर की क्या वजह है? कि पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण त्रुटि आ जाए, यानी हमारा इम्परफेक्शन के कारण
त्रुटि आ जाए, वे त्रुटियाँ, वे एरर जिनका कारण ज्ञात होने पर भी हम उन्हें दूर नहीं कर सकते, वो इम्परफेक्शन की कमी के कारण त्रुटियाँ कहलाती हैं। जैसे उत्प्लावकता का प्रभाव होने पर भी भार का मापन, विकिरण हानि की अपेक्षा कर ऊष्मा का मापन आदि। बाह्य कारक जैसे ताप, दाब, ह्यूमिडिटी, वस्तु की गति आदि कारक भी प्रयोग को नियत रूप से प्रभावित करते रहते हैं, परंतु हम इनका निराकरण नहीं कर सकते। भी टेम्परेचर भी कई बार इफेक्ट डालता है, प्रेशर भी डालता है, ह्यूमिडिटी भी डालती है, परंतु हम इनको दूर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी त्रुटियां जिनका कारण तो हमें पता है कि क्यों हमारे अपरेटस में या क्यों हमारे एक्सपेरिमेंट में ये एरर आई, कारण पता है तो ये हो गई सिस्टमेटिक, परंतु इन कारणों को हम दूर नहीं कर सकते। तो ये किस तरह की सिस्टमेटिक एरर हुई? इम्परफेक्शन के कारण उत्पन्न एरर हुई, इनको हम दूर नहीं कर सकते हैं। बाह्य कारकों के प्रभाव के अनुरूप मापन विधि या गणितीय संबंधों में सानुरूप संशोधन करके इसके प्रभाव को हम दरकिनार कर सकते हैं। तो पहली जो आपकी त्रुटि थी वो थी सिस्टमेटिक त्रुटि, जो 3 वजह से थी, खुद एपरेटस की वजह से या व्यक्तिगत की वजह से या फिर कहें इम्परफेक्शन की वजह से। अब जो दूसरी त्रुटि है वो है रैंडम त्रुटि। तो रैंडम त्रुटि क्या है या कहें यादृच्छिक त्रुटि क्या है? वे त्रुटियां जो अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है, यानी जिसके कारणों का हमें ज्ञान नहीं है तथा अनियमित रूप से मापन में आती रहती हैं, रैंडम एरर कहलाती है। इन्हें चांस एरर त्रुटि भी कहते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं, जबकि सिस्टमेटिक है वो या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, जबकि जो रैंडम है वो कभी पॉजिटिव भी आ सकती है, कभी नेगेटिव भी आ सकती है। कई बार एक व्यक्ति एक एक्सपेरिमेंट को बार बार करने पे भी उसको अलग अलग रीडिंग मिलती है। जैसे स्क्रू गेज से हम किसी भी तार का व्यास ज्ञात करते हैं तो अलग अलग बिंदुओं पे तार का अनुप्रस्थ काट असमान होने के कारण, स्क्रू गेज को कसने में अंतर के कारण, इन सभी वजह से व्यक्ति को अलग अलग रीडिंग मिलती है। वही तार है, वही स्क्रू गेज है, तो रीडिंग सेम आनी चाहिए परंतु नहीं आती। क्यों? क्योंकि अलग अलग बिंदु पे उसका अनुप्रस्थ काट अलग अलग है, या फिर हमने स्क्रू गेज को कभी ज़्यादा कस दिया या कभी कम कस दिया, तो इन वजह से हमें अलग अलग रीडिंग मिलती है। प्रेक्षित मान वास्तविक मान से कभी तो कम मिलेगा तथा कभी ज़्यादा मिलेगा। इस प्रकार जो आपकी रैंडम त्रुटि है वो अनियमित रूप से कभी तो पॉजिटिव आ रही है, कभी नेगेटिव आ रही है, यानी कभी तो वैल्यू ज़्यादा है, कभी तो वैल्यू कम है। एक्सपेरिमेंट की संख्या को बढ़ाकर उनका अंकगणितीय माध्य लेके हम रैंडम त्रुटि को कम कर सकते हैं। कि खूब सारे आप एक्सपेरिमेंट करो, फिर उन सभी एक्सपेरिमेंट की रीडिंग का मीन ले लो, तो इस तरह मीन लेकर हम उसकी रैंडम एरर को कम कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट की संख्या n गुना बढ़ाने पे जो रैंडम त्रुटि है वो 1/n गुना कम हो जाती है। तो जितने ज़्यादा रीडिंग लोगे उतनी ज़्यादा एरर को आप कम करने में सफल हो पाओगे। क्रमबद्ध त्रुटियां या फिर कहें सिस्टमेटिक त्रुटियों का संबंध मापन की यथार्थता से तथा रैंडम त्रुटियों का जो संबंध है वो मापन की परिशुद्धता से होता है, एक्यूरेसी से होता है। अर्थात क्रमबद्ध त्रुटियों को कम करके मापन की एक्यूरेसी, जबकि यादृच्छिक रैंडम त्रुटियों को करके मापन की परिशुद्धता को बढ़ाया जा सकता है। सिस्टमेटिक एरर्स को कम करेंगे तो आप एक्यूरेसी बढ़ा पाएंगे, रैंडम त्रुटि को कम करोगे तो आप उसकी परिशुद्धता को बढ़ा पाएंगे। अब हम देखते हैं निरपेक्ष और आपेक्षिक त्रुटि क्या है, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर क्या चीज़ है। पहले देखते हैं एब्सोल्यूट एरर या फिर कहें निरपेक्ष त्रुटि। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान यानी रियल वैल्यू तथा उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू प्रेक्षित वैल्यू के अंतर को ही हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे हम डेल्टा ए से दर्शाते हैं। इसे परम त्रुटि भी कहते हैं। ये पॉजिटिव व नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, भी रियल वैल्यू आनी चाहिए 10, आ रही है 9, तो ये क्या है, इन 10-9 जो है वो आपकी निरपेक्ष या एब्सोल्यूट एरर है। इसे डेल्टा ए से दर्शाओगे। इसे एक अन्य नाम परम त्रुटि के नाम से भी जाना जाता है।
माना किसी प्रयोग के द्वारा जो आपके प्रेक्षित मान है वो A1, A2, A3 इसी तरह से AN तक है, तो इनका माध्य लोगे तो कैसे लोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे करके AN तक बटा N, ये आ जाएगा इसका A माध्य। यहाँ पे हमने कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया है, N बार किया है। ठीक है, तो हम अलग अलग मानों में निरपेक्ष त्रुटियाँ निकालेंगे, तो कैसे निकलेगी, डेल्टा A1 क्या है, AM माइनस A1, ये माध्य वैल्यू माइनस A1 वैल्यू। डेल्टा A2 क्या है, माध्य वैल्यू AM माइनस A2। डेल्टा A3 क्या है, माध्य वैल्यू AM माइनस A3। डेल्टा AN क्या है, माध्य वैल्यू AM माइनस AN। तो ये सभी इस प्रकार हम निरपेक्ष त्रुटि को निकाल सकते हैं। खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए, खूब सारी रीडिंग आई, रीडिंग का मीन ले लिया, जो मीन आया वो आया AM। अब पहली रीडिंग और AM से आपको निकालना है डेल्टा A1 यानी जो उसका माध्य AM और जो वैल्यू A1 थी उनका डिफरेंस। फिर डेल्टा A2 कैसे आएगा, वही माध्य AM माइनस A2। तो इस प्रकार आपने देखा एब्सोल्यूट एरर को, निरपेक्ष त्रुटि को। अब हम देखते हैं आपेक्षिक त्रुटि या फिर कहें रिलेटिव त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर और वास्तविक मान का जो अनुपात है वो ही आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। किसी भौतिक राशि के सभी प्रेक्षित मानों से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटियां हैं, एब्सोल्यूट जो एरर है वो हमने निकालना सीख लिया था, डेल्टा A1 डेल्टा A2 ऐसे करके डेल्टा AN तक। अब उनका निकालो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, तो डेल्टा A1 का मोड, डेल्टा A2 का मोड, डेल्टा AN का मोड। अब इनका ले लो मीन, यानी डेल्टा A1 का मीन मोड प्लस डेल्टा A2 का मोड प्लस डेल्टा A3 का मोड बट्टा N, ये आ गया माध्य, किसका, डेल्टा A का माध्य आ गया। अब हम देखेंगे रिलेटिव एरर की परिभाषा से। रिलेटिव एरर की परिभाषा से क्या आएगा कि आप रिलेटिव एरर बराबर क्या है, जो आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, यानी जो सारी जो एरर्स आई थी ना निरपेक्ष त्रुटि, उनका जो माध्य आया था वो माध्य बटा वास्तविक मान AM। ठीक है, तो इस प्रकार से आ गई आपकी रिलेटिव एरर। जब आपेक्षिक त्रुटि यानी रिलेटिव एरर को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसे क्या कहेंगे, परसेंटेज एरर कर देंगे। तो परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, डेल्टा AM का बार बटा डेल्टा AM इंटू 100। तो इस प्रकार से आपने देखा कि त्रुटि एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर क्या है। एब्सोल्यूट एरर के लिए तो आपको करना पड़ेगा, जो सारे रीडिंग हैं उनका एवरेज निकाल लो, उस एवरेज में से A1 निकाल देंगे तो A1 में एरर आएगी, एवरेज में से A2 निकाल देंगे तो A2 में एरर आएगी। तो ये तो हो गया आपकी एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर क्या होगी, जो सारी जो एरर आपने निकाली, कौन सी वाली, एब्सोल्यूट एरर, उन सभी का ले लोगे पहले तो मैग्नीट्यूड, फिर उन सभी मैग्नीट्यूड का आपको लेना है मीन वैल्यू। तो ये मीन वैल्यू बट्टा वास्तविक मान को निकालोगे तो उससे आ जाएगी आपेक्षिक त्रुटि। तो आज की वीडियो लेक्चर को हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि त्रुटियों का संयोजन या फिर कई कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को किस प्रकार से किया जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।